सोचो, उड़ीसा का सबसे पवित्र स्थान, जहाँ हजारों सालों से लोग सिर झुकाते आए हैं, जहाँ भगवान मंदिर के अंदर बंद नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ जीते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर। अब एक पल के लिए इमेजिन करो, मंदिर के अंदर ना शंख बज रही है, ना घंटी बज रही है, ना भोग लग रहा है। मंदिर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन भक्तों के लिए नहीं, तलवारों के लिए। लकड़ी के उन पवित्र विग्रहों के सामने एक आदमी खड़ा है, आंखों में ना भक्ति ना दया, सिर्फ हुक्म। और अगले ही पल जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा आग के हवाले कर दिए जाते हैं। यही सीन तुमने नवकलेवर मूवी में देखा होगा, और यहीं से हम सबके दिमाग में एक तस्वीर बैठ गई। एक राक्षस जैसा आदमी, एक धर्म विरोधी, एक कन्वर्टेड हिंदू जो गुस्से और नफरत में भगवान तक तोड़ देता है। नाम था काला पहाड़। मूवी खत्म होती है, लेकिन कहानी वहीं छोड़ दी जाती है। कोई ये नहीं पूछता ये आदमी कौन था, ये इतना पावरफुल कैसे हो गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में वही था जो हमें दिखाया गया? क्योंकि हिस्ट्री हमेशा स्क्रीन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। आज हम काला पहाड़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ उस काला पहाड़ के बारे में नहीं जो मूवी ने दिखाया, बल्कि उस काला पहाड़ के बारे में जानेंगे जो फाइल्स में छुपा है और क्रॉनिकल्स में लिखा है, और जिसका सच 18वीं सेंचुरी के बाद बदल दिया गया। आज हम देखेंगे काला पहाड़ का शुरुआत से सच, वो कैसे एक दिन ओडिशा के सरहद पर खड़ा होता है, वो जगन्नाथ मंदिर तक कैसे पहुंचता है, और कैसे एक आदमी हिस्ट्री में विलियन और ट्रेडिशन में वार्निंग बना दिया जाता है। लेकिन इससे पहले एक बेसिक सवाल क्लियर करना जरूरी है। काला पहाड़ जो हमने मूवीज और कहानियों में देखा, क्या वो सच में वही आदमी था, या फिर हम एक ऐसी कहानी पर विश्वास करते हैं जो उसके मरने के 200 साल बाद लिखी गई? इसी सवाल से आज का सफ़र शुरू होता है। और अब जब जगन्नाथ मंदिर का दरवाज़ा हिस्ट्री के सामने खुल चुका है, तो पहले सच सामने आना ही चाहिए। काला पहाड़ शुरू से हिंदू था या शुरू से ही कुछ और? अब जब हम ये समझ चुके हैं कि काला पहाड़ कोई कहानी या इमेजिनरी रक्षक नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक रियल आदमी था, तो अब सवाल यह है कि उसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? काला पहाड़ का एंट्री जगन्नाथ मंदिर से नहीं होता, ना ही ओडिशा से। उसकी कहानी शुरू होती है बंगाल के पावर कॉरिडोर से, जहाँ तलवार से ज़्यादा राजनीति चलती थी। लेकिन राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि इंसानियत की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। 16वीं सेंचुरी के मध्य में बंगाल पर राज कर रहा था अफगान सुल्तान सुलेमान करानी। ये वो दौर था जब बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं था, बल्कि मुगल एक्सपेंशन और अफगान रेसिस्टेंस के बीच का बैटलफील्ड था। करानी डायनेस्टी मुगलों के प्रेशर में थी, और हर सुल्तान को अपनी बाउंड्रीज सिक्योर रखनी थी, खासकर उड़ीसा के साथ, जो ईस्टर्न इंडिया का स्ट्रेटेजिक गेटवे था। इसी पॉलिटिकल टेंशन के दौरान काला पहाड़ जैसे मिलिट्री कमांडर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ता है। पर्शियन क्रॉनिकल्स काला पहाड़ को एक एक्सपीरियंस्ड और रुथलेस मिलिट्री कमांडर के रूप में दिखाते हैं। रथलेस शब्द यहाँ इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैटलफील्ड में जीतने के लिए उसने जिस तरह के टैक्टिक्स यूज किया, उनका असर सिर्फ सोल्जर्स तक लिमिटेड नहीं रहा। जब आर्मीज चलती हैं तो उनके पीछे गांव जलते हैं, लोग मरते हैं और समाज टूट जाता है। ये हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो अक्सर क्रॉनिकल्स में एक लाइन में लिख दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड पर वो हजारों जिंदगी की कहानियां होती हैं। उस वक्त ओडिशा पर शासन कर रहे थे गजपति महाराज मुकुंद देव। मुकुंद देव ने बंगाल सुल्तान के शत्रु इब्राहिम सुर को शरण दी थी और मुगलों के संबंध बनाए थे, जो बंगाल सल्तनत के लिए एक खुला चैलेंज था। इसीलिए ओडिशा पर हमला सिर्फ एक सडन डिसीजन नहीं था, ये एक प्लान्ड मिलिट्री कैंपेन था। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पॉलिटिकल रीजन्स होने का मतलब ये नहीं होता कि इन्वेंशंस का कॉन्सिक्वेंसेस कम हो जाते हैं। जो भी रीजन्स रहे हों, तलवार जब चलती है तो उसका बोझ आम लोग उठाते हैं। अकबर उस वक्त चित्तौड़ के सियाग में उलझा हुआ था, और इसी मौके का फायदा उठाकर बंगाल सल्तनत ने ओडिशा पर हमला किया। इस कैंपेन के नेतृत्व
काला पहाड़ को दिया गया। यहीं से काला पहाड़ का ओडिशा के इतिहास में एंट्री होती है। काला पहाड़ की आर्मी ओडिशा में आगे बढ़ती है, फोर्ट्स गिरते जाते हैं और मुकुंद देव की पाइक फौज रेसिस्टेंस करती है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस और मिलिट्री प्रेशर के सामने ओडिशा हार जाता है। ये डिफीट सिर्फ एक राजा की डिफीट नहीं थी, ये एक पूरा रीजनल ऑर्डर का कोलैप्स था और यहीं से वो चैप्टर शुरू होता है जिसे ओडिशा की कलेक्टिव मेमोरी कभी भूल नहीं पाया। ओडिशा का राज्य जगन्नाथ सेंट्रिक किंगशिप पर टिका हुआ था। गजपति राजा खुद को भगवान जगन्नाथ के सेवक मानते थे और श्री जगन्नाथ को राज्य का असली सम्राट माना जाता था। इसका मतलब ये था कि जगन्नाथ का मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं था, वो ओडिशा की पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी का सेंटर था। काला पहाड़ ने जब जगन्नाथ के विग्रहों को नष्ट करने का आदेश दिया तो चाहे उसका रीजन पॉलिटिकल हो या सिंबॉलिक, उसका इम्पैक्ट लोगों के लिए एक ही था, उनकी आस्था पर हमला। और यही एक बात बिल्कुल सीधी है, कोई भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो, किसी समाज के सबसे पवित्र स्थान को तोड़ना एक ऐसा काम है जिसे लोग कभी माफ नहीं करते। और शायद इसीलिए काला पहाड़ का नाम ओडिशा में सिर्फ एक जनरल के रूप में नहीं बल्कि एक विनाश के प्रतीक के रूप में याद किया गया। जगन्नाथ विग्रहों को आग में डालने की घटना ने लोगों को इतना गहरा ट्रॉमा दिया कि उसकी याद सदियों तक बनी रही। नवकलेवर जैसे रिचुअल्स का इमोशनल वेट भी इसी हिस्टोरिकल मेमोरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक बार लोगों ने अपने भगवान को जलते हुए देखा था। मंदिर तोड़ने के बाद काला पहाड़ ओडिशा का शासक नहीं बनता, वो बंगाल का जनरल ही रहता है और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद उसकी मूवमेंट ओडिशा से आगे बढ़ जाती है। यहीं से उसकी कहानी संबलपुर की तरफ मुड़ती है। संबलपुर उस वक्त एक फ्रंटियर रीजन था और यही काला पहाड़ का अंतिम अध्याय लिखा जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये नहीं बताते कि उसकी मौत किसी डिवाइन पनिशमेंट से हुई, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि उसकी जिंदगी एक मिलिट्री कैंपेन के दौरान खत्म हुई। कुछ ट्रेडिशन कहते हैं कि वो बीमार पड़ गया था, लेकिन एक बात क्लियर है, बैटलफील्ड की जिंदगी जीने के बाद उसका अंत भी एक सोल्जर की तरह हुआ। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, उसके एक्शंस का असर लोगों के दिमाग और यादों में जिंदा रहा। ट्रॉमा जब सोसाइटी में जिंदा रहता है तो वो कहानियों में बदल जाता है। इसीलिए 18th और 19th सेंचुरी में काला पहाड़ के बारे में नया वर्जन्स लिखे गए, जिसमें उसे कभी श्रापित, कभी रिपेंटेंट हिंदू, कभी सिंबॉलिक विलियन बनाया गया। और ये सब समझने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, काला पहाड़ ना कोई हीरो था, ना कोई मिसअंडरस्टूड रिफॉर्मर, वो एक मिलिट्री कमांडर था जिसके फैसलों ने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की और बहुत स्थानों को उजाड़ा और एक पूरे रीजन को गहरा दर्द दिया। हिस्ट्री उसके मोटिव्स को एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन उसके एक्शंस का दर्द कम नहीं कर सकती। और शायद इसीलिए उड़ीसा में आज भी जब काला पहाड़ का नाम लिया जाता है तो लोग उसे एक विलेन के रूप में याद करते हैं। एक ऐसा आदमी जिसके नाम से मंदिरों का विनाश, आस्था का अपमान और सामाजिक जख्म जुड़े हुए हैं। समय बीत जाता है लेकिन कुछ घाव यादों में जिंदा रहते हैं। काला पहाड़ का नाम उसी यादों में से एक है। अगर आज की कहानी ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, अगर हिस्ट्री का ये पहलू आपके लिए इंटरेस्टिंग था, तो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाने का काम आपके हाथ में है। इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हिस्ट्री के सिर्फ कहानी नहीं, सच के साथ समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक्स पर और गहरी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हिस्ट्री में अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम सब ने सुना कम है, समझा और भी कम है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।